दोस्तों, अगर आप इतिहास के अंधेरे और दर्दनाक पहलुओं के साथ साथ वर्तमान के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है। ये फिल्म काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसीलिए बच्चे इससे दूर रहें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था और जिसने भी वो सब देखा था वो आज तक चैन से नहीं सो पाया है। अब ऐसे ही शिवा पंडित है जिसकी नींद इसी सपने की वजह से टूटती है। दरअसल जब शिवा छोटा था तभी वो लोग कश्मीर में रहा करते थे और उस दंगों में शिवा की मां को मार दिया गया था। वहीं पर शिवा के पापा भी 2 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए थे, लेकिन फिलहाल में शिवा एक आईपीएस ऑफिसर है और अब वो सीबीआई ऑफिसर बनकर काम करने वाला है। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि एक बंगाल की लड़की जिसका नाम गीता है वो कुछ दिनों से गायब है। शिवा के सीनियर उसे बताते हैं कि उसे पूरा यकीन है कि इसमें वहाँ के एमएलए सरदार खान का हाथ है और उसके खिलाफ एक गवाह भी है, लेकिन वो बहुत बूढ़ी औरत है जिसे कि भूलने की बीमारी है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। शिवा के सीनियर को डर था कि लोग उसे हिंदू मुस्लिम का एंगल बनाकर फिर से दंगे ना शुरू कर दे, इसीलिए वो शिवा से कहते हैं कि वो अपनी सूझबूझ से जल्दी से इस केस को सॉल्व करे। जो सुनने के बाद शिवा तुरंत कोलकाता के लिए निकल पड़ता है। अब वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात शराबी आदमी से होती है, लेकिन वो शराबी काफी फंबल करके बोल रहा होता है, जिससे कि शिवा उसकी कोई बात नहीं समझ पाता और अंदर पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वो देखता है कि पुलिस वालों ने वहां पर मां भारती को पिछले 16 घंटों से पूछताछ के लिए बैठाया हुआ था। दरअसल मां भारती वही महिला है जिसने ये सब होते हुए देखा था और वो इस केस की इकलौती गवाह थी, लेकिन उन्हें भूलने की बीमारी थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं था। अब शिवा जब इस केस की फाइल देखता है तो वो समझ जाता है कि पुलिस वालों ने ठीक से काम नहीं किया और वो फाइल देखते ही ये भी समझ गया कि पुलिस वाले इस केस को दबाना चाहते हैं। लेकिन शिवा को सरदार खान पर शक होता है क्योंकि वो यहाँ का लोकल एमएलए है और उसके एक इशारे पर उसके लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। अब शिवा देखता है कि सरदार खान पुलिस स्टेशन के सामने ही भाषण दे रहा था। ये देखकर शिवा उससे पूछताछ करने के लिए जाता है। तभी उसे गौरी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि एक रिपोर्टर है और वो मिसिंग लड़की गीता की फ्रेंड होती है। अब गौरी को लगता है कि शिवा जरूर गीता को ढूंढेगा, इसीलिए वो शिवा की मदद करना चाहती है। जिसके बाद शिवा सरदार खान से बात करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके लोग शिवा के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शिवा को काफ़ी चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर सरदार खान अपने लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। शिवा अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले भारती से सवाल करने लगता है, लेकिन भारती कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। साथ ही वो शिवा को अमर कह के बुलाने लगती हैं और यहीं पर भारती को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है जो कि आज़ादी से पहले हुआ था। जिसके बाद कहानी 1942 में जाती है, यानी कि पार्टीशन के 5 साल पहले, जहां पर हम भारती यानी कि भारती बनर्जी को देखते हैं जो कॉलेज के एक होनहार स्टूडेंट होती है। उसके पापा जस्टिस बनर्जी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते थे, तो वहीं भारती का कहना था कि शांति के लिए खून बहाना पड़ता है। जिसके बाद भारती को जब डिग्री देने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नर वहां पर आता है तो भारती उसे गन से शूट कर देती है। भारती ने अपने माता पिता के सामने ही उस ब्रिटिश गवर्नर को मार दिया था। ये देखकर उसके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। दरअसल भारती पहले एक क्रांतिकारी थिंकिंग वाली लड़की होती है और उसे देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अब भारती ने ब्रिटिश गवर्नर को मार दिया था, इसीलिए उसे जेल हो जाती है, लेकिन अभी वो अंडर एज थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और 1945 का सीन आता है, जहां पर भारती को लेकर उसके पिता महात्मा गांधी के पास जाते हैं और तब भारती के मन में महात्मा गांधी के लिए काफ़ी सारे सवाल थे
वो भारती को बताते हैं कि लाश के बाद लाश बिछाने से कुछ नहीं होता, पूरा देश कब्रिस्तान बन जाएगा। इसीलिए वो उसे कहते हैं कि वो आग लगाने वाली नहीं बल्कि आग बुझाने वाली बने। साथ ही वो भारती को बताते हैं कि देश को आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन साथ ही उसका पार्टीशन भी होने वाला है। इसीलिए वो भारती से कहते हैं कि तुम जैसे यंग लोग ही इस चीज़ को होने से रोक सकते हो। इसीलिए वो भारती से कहते हैं कि वो मुस्लिम लड़कियों से बात करे और उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करे, क्योंकि हर बार बस जंग करके ही सब कुछ जीता नहीं जा सकता, कभी कभी शांति से भी वो काम किया जा सकता है। अब गांधी जी से बात करने के बाद भारती की भी सोच पूरी तरह से बदल जाती है और वो अहिंसा के मार्ग पर चलने लगती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर गौरी शिवा को बता रही थी कि गीता की मां ने सरदार खान की पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके साथ वहां पर बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। वो लोग उसके साथ बहुत ही गलत हरकत करते थे। अब जैसे इसके बारे में गीता को पता चला तो उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और ये देखकर गीता की मां डर गई और उसने गीता को दिल्ली भेज दिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। और इसके कुछ दिन बाद भारती माँ ने गीता की मां को सरदार खान की दलदल से निकाल लिया, लेकिन उसके बाद गीता की मां की मौत हो गई। अब मां की मौत के बाद गीता वापस बंगाल आई और उसने ठान लिया कि वो सरदार खान से बदला लेकर रहेगी। अब उसके ऊपर किसी को शक ना हो, इसीलिए वो भारती के घर पर रहने लगती है। जिसके बाद गौरी शिवा को गीता का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें गीता बता रही थी कि सरदार यहाँ से बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स को बंगाल लाता है और फिर उन्हें यहाँ का सिटीजनशिप दिलवाता है, जिसके बाद वो लोग उसे ही वोट करते हैं। सरदार खान के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि सरदार खान का अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन है और उसके कहने पर यहाँ पर दंगे हो सकते हैं और इसी वजह से कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब गीता जब ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी, तभी उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है। अब गौरी को पता चला था कि पुलिस सरदार खान से मिली हुई थी और इसीलिए उसने ये वीडियो पुलिस को नहीं दिया, लेकिन जब उसने शिवा को दिया तो वहीं शिवा ने पुलिस स्टेशन में सरदार खान को पूछताछ के लिए बुलाने लगा, लेकिन वो यहाँ पर अपने गुंडों को भेजता है, जो देखकर शिवा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उन सब को पीट कर वहाँ से भेज देता है। हालांकि पुलिस वाले उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन शिवा उनकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद शिवा फिर से भारती माँ के पास जाता है और उनसे गीता के बारे में पूछने लगता है। जिसके बाद भारती उसे एक कहानी सुनाने लगती हैं। वो बताती हैं कि एक राक्षस था जो कि देवता और दानव दोनों का रूप धारण कर सकता था। जैसे लोग उसके पास आते वो वैसे ही उसी हिसाब से अपने आप को देव और दानव बनाता और इसी वजह से उसे कोई नहीं हरा सकता। जिसके बाद कहानी फिर से 1945 में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर इंडिया का बंटवारा होने वाला था। इसीलिए गांधी जी जिन्ना जी के साथ मीटिंग कर रहे थे और उस बीच उनका ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन जिन्ना का कहना था कि ये दोनों धर्म काफ़ी अलग हैं और अगर ये लोग एक साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। जिसके बाद दिन था 16 अगस्त 1946, बंगाल का एक आम दिन, जब सब लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि आज गवर्नर ने छुट्टी का ऐलान किया था। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में हिंदू ऑफिसर्स को हटाकर मुस्लिम ऑफिसर्स को रख दिया जाता है, ताकि आज जो भी हो उनके बीच कोई ना आ सके। जिसके बाद कुछ मुस्लिम लोग अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर वहां पर दंगे शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब देश के लोग बंटवारा नहीं करना चाहते तो उनका ध्यान भटकाने के लिए किसी न किसी साजिश को रचना जरूरी हो गया है और उसी तरह से उन लोगों ने ये सब शुरू कर दिया ताकि वो बंगाल के दो टुकड़े कर सके। अब इस दंगों के बीच भारती भी वहाँ फंसी होती है। जब भारती किसी तरह उनसे बचते हुए अपने पापा के पास जाती है तो उसके पापा भी कार से भागने की कोशिश करते हैं। अब भारती भी उनके साथ कार में बैठी थी और ये तीनों लोग वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन बीच में ही कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कार वहीं रुक जाती है
और तभी उनके ऊपर वहाँ के लोकल हमला कर देते हैं और इसीलिए भारती के पापा भारती और उसकी माँ को आगे निकलने के लिए कहते हैं। तब तक वो पेट्रोल लाने के लिए चले जाते हैं। अब भारती और उसकी माँ एक मिल में आते हैं जहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन तभी उस मिल को आग लगा दिया जाता है, जहाँ से भारती तो भाग निकलती है लेकिन उसकी माँ वहाँ से नहीं भाग पाती और तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। भारती जब ये सब देखती है तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और शायद इसी वजह से उसकी जान भी बच जाती है, जिसे अगली सुबह अमरजीत नाम का एक सिख दिखाई देता है। अमरजीत भारती को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। जिसके बाद अमरजीत भारती को लेकर गोपाल पटना नाम के एक हिंदू के पास आता है जो कि भारती जैसी लड़कियों की मदद किया करता है। वहाँ पर सभी जात के हिंदू थे और वो सभी मिलकर काम करते थे। अब इनके ऊपर हमला हो रहा था, इसीलिए वो भी मुस्लिम लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं, क्योंकि आखिर हिंदू कब तक चुप रहते। इसीलिए वो भी अब मुस्लिम लोगों पर हमला शुरू कर दिए। लेकिन जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हिंदू से कहा कि वो ऐसा ना करें, चाहे जो भी हो उन्हें हथियार नहीं उठाना चाहिए और उनके कहने पर हिंदू लोग उनकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद ऐसे ही दंगे शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर 20 लाख लोगों की जान चली जाती है। ये देखकर भारती और अमरजीत दोनों ही दंग रह गए थे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सरदार खान के इशारे पर भीड़ शिवा के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। अब ये सुनकर शिवा उन लोगों से बात करने के लिए जाता है, लेकिन भारती उसे रोकने लगती है और कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो भीड़ है। इनके पास ना ही अपनी सोच है और ना ही अपना कोई मकसद, बस इनके पास उनका मालिक होता है और वो जो कहता है ये भीड़ वही करती है। इसके लिए इनसे बात करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसमें शिवा की जान भी जा सकती है। भारती बताती है कि उस दिन जब उसके पापा ने भारती और उसकी माँ को आगे भेज दिया था तो वो उस भीड़ से बात करने के लिए चले गए थे और उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। अब इस भीड़ को सरदार ने भेजा था, इसीलिए शिवा सरदार को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके साथ क्या होगा। तो वहीं पर सरदार जब शिवा को देखता है तो उसे अपने घर के अंदर बुलाता है और शिवा जब अंदर जाता है तो शिवा के सीनियर का फोन आ जाता है और शिवा का सीनियर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें सरदार को अरेस्ट करने की परमिशन किसने दी, और उसे वहां से चुपचाप निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर उसने सरदार को अरेस्ट किया तो दंगे भड़क सकते हैं। उन्होंने शिवा से कहा कि जो कुछ भी करना है वो शांति से करे और ये सुनने के बाद शिवा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सरदार उससे कहता है कि सॉरी बोले, जिसके बाद शिवा उसे सॉरी बोलता है, जिसके बाद वो उसे बंगाली में सॉरी बोलने के लिए कहने लगता है। अब शिवा वैसा ही करता है, जिसके बाद सरदार शिवा को एक थप्पड़ भी जड़ देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। अब शिवा के लिए ये बेइज्जती भूलना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद जब वो यहाँ से जा रहा था तो अपने जूनियर से उसी शराबी आदमी के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि पहले वो शराबी भी एक ऑफिसर था और उसने भी एक बड़े आदमी से पंगा लिया था। जिसके बाद उस गुंडे ने उस आदमी की जीभ भी काट दी और तभी से वो शराबियों की तरह घूम रहा है और ये सुनकर शिवा को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर वो आदमी शिवा को बताता है कि भारत बस 2 टुकड़ों में नहीं बटा, बल्कि इसके और भी अलग टुकड़े हैं। यहाँ पर शुरू से ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो रहे हैं ताकि कुछ लोग सत्ता में रह सके। कुछ लोगों ने टेबल पर बैठकर डिसाइड कर लिया कि भारत का पार्टीशन होगा, लेकिन क्या वो डिसीजन सही है इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। वो कहता है कि सरदार खान जैसे लोग अचानक से पैदा नहीं हुए, वो भी उसी पार्टीशन की देन है। अब शिवा को भारती की पूरी कहानी जाननी थी कि कैसे वो अब तक इस सिचुएशन से लड़ रही है, कैसे अकेले ही उसने इन सब का सामना किया। लेकिन भारती को ज़्यादा कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन एक नाम है जो वो कभी नहीं भूलती और वो नाम था गुलाम हुसैनी। जिसके बाद कहानी पीछे जाती है जब सब दंगे हो रहे थे, जहां भारती अमरजीत के साथ एक जगह पर पहुंचती है जहां पर कि 80% मुस्लिम थे और केवल 20% हिंदू थे और इस जगह को भी वो मुस्लिम लोग पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे
और इसीलिए उन्होंने एक नए गुंडे को तैयार किया जिसका नाम था गुलाम हुसैनी, जो कि हर हाल में उस जगह को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ के जो हिंदू थे वो अभी भी डटे हुए थे। उनमें से एक हिंदू थे महासभा के चौधरी जी। चौधरी जी वंदे मातरम नाम का एक अखबार चलाते थे, लेकिन उनके अखबार में काफ़ी सारे मुस्लिम लोग भी काम किया करते थे, इसीलिए वो लोग काम छोड़कर चले गए थे। दरअसल चौधरी जी का कहना था कि वो लोगों को बताएंगे कि किस तरह उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन लोगों के काम छोड़ने की वजह से उनका अखबार ही बंद हो गया। इसके अलावा चौधरी जी भारती के पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो भारती को बताते हैं कि मुस्लिम लीग ने गुलाम से कहा है कि जितने लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर सकते हो उतने लोगों को कन्वर्ट करो। और ये सुनने के बाद भारती कहती है कि वो उनका अखबार फिर से शुरू करेंगे और फिर मिलकर उस अखबार को बाहर भेजेंगे ताकि लोगों को यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में पता चल सके। जिसके बाद वो लोग फिर से अखबार स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही इसके बारे में गुलाम को पता चलता है वो तुरंत चौधरी के ऑफिस आता है और सबको जान से मारने की धमकी देता है। वो भारती से कहता है कि उसे तो वो अपनी बेगम बनाएगा और एक दिन उसे मुस्लिम बनाकर रहेगा। ये सुनकर अमरजीत को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुलाम को काफ़ी सारी बातें सुना देता है। जिसके बाद गुलाम कहता है कि जल्दी ही तुम लोगों के साथ मुलाकात होगी। जिसके बाद गुलाम इनके पेपर जो बाहर जाते थे उन्हें बंद करवा देता है। तो वहीं साथ ही कुछ लोग भी गुलाम की धमकी से काफ़ी डर चुके थे, जिसकी वजह से पेपर प्रिंटिंग फिर से रुक जाती है। अब दिवाली आई थी, इसीलिए सभी लोग हिंदू चौधरी के घर पर इकट्ठा होते हैं और वहां पर दिवाली मनाने लगते हैं। तो वहीं पर भारती और अमरजीत प्रिंटिंग प्रेस में अभी भी दिया जलाने के लिए गए थे, लेकिन तभी वहां गुलाम अपने आदमियों के साथ चौधरी के घर पर हमला कर देता है और वहां के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो लोग चौधरी को भी बहुत बुरी तरह से मार देते हैं, लेकिन भारती और अमरजीत की जान बच गई थी क्योंकि तब वो प्रिंटिंग प्रेस में थे। जिसके बाद हम गांधी जी को देखते हैं, जिन्हें अब बंगाल के दंगों के बारे में पता चलता है, जिस पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि बंगाल में कुछ जगहों पर दंगे होने वाले हैं तो उन्होंने हिंदुओं से कहा कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि उनकी अहिंसा की नीति अब हारती हुई दिख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये पक्का हो जाता है कि भारत का बंटवारा होकर रहेगा और ये फैसला कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर लिया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर शिवा भी पूरी तरह से हार चुका था। उसे सरदार खान को अरेस्ट करना था, लेकिन वो कर नहीं सकता था, इसीलिए वो उनके आदमियों को पकड़ता है और उनसे गीता के बारे में पूछताछ शुरू करता है। लेकिन जैसे सरदार को पता चलता है कि शिवा अभी भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो फिर से हिंदू मुस्लिम में दंगे करवा देता है, जिसकी वजह से वहाँ की सिचुएशन काफ़ी बिगड़ने लगती है। ये देखकर शिवा के सीनियर उससे कहते हैं कि वो वापस लौट आए। जिसके बाद शिवा को उसका सस्पेंशन ऑर्डर भी मिल जाता है। शिवा के सीनियर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवा अब समझ चुका था कि जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो अभी भी चल ही रहा है। वो समझ जाता है कि कुछ माफिया इस तरह से मिलकर दंगे करवाते रहेंगे और उन सब में आम आदमी पिसता रहेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। अब शिवा का सीनियर शिवा को एक और मौका देना चाहता है, जिस पर शिवा से कहता है कि जाओ जाकर सरदार से मिलो और ये दंगे शांत करवाओ। अब शिवा ये करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो भारती के पास जाता है और वो गीता के बारे में उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन भारती को गीता के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन यहाँ पर भारती ने उसे एक सच्चाई बताई, 15 अगस्त 1947 की याद दिलाई, जब गुलाम ने अमरजीत और भारती को पकड़ लिया था और उसे बहुत बुरी तरह से मार दिया था। साथ ही उसने भारती के सारे कपड़े फाड़ दिए थे और उसके ऊपर एक मुस्लिम नाम भी लिख दिया था। साथ ही वहाँ पर जितने भी हिंदू थे उन सबको काट डाला था और उसके बाद उस जगह को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था। अमरजीत जब पहली बार भारती से मिला था तो उसने भारती से कहा था कि भारती को जीना होगा और इसी वजह से भारती अब तक जी रही है, लेकिन उसे इस बात का पछतावा है कि उस दिन उसने गुलाम हुसैनी को क्यों नहीं मारा। और ये सुनते ही शिवा तुरंत सरदार से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे सिस्टम का पार्ट बनने के लिए मुझे क्या करना होगा।
जिस पर सरदार कहता है कि उसे दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा और कई चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब शिवा उसकी बात नहीं समझ पाता, इसीलिए सरदार उसे अपनी बालकनी में लेकर जाता है और वहां पर शिवा देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही गीता को गोली मार दी जाती है और उसे वहीं पर एक गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। ये देखकर शिवा के तो होश उड़ जाते हैं, मतलब कि वो जिस गीता को अभी तक ढूंढ रहा था वो सरदार खान के यहाँ ही थी और आज सरदार खान ने उसकी आंखों के सामने उसे मरवा दिया। ये देखकर शिवा को काफी बुरा लगता है और उसे बार बार भारती की बातें याद आ रही थी कि किस तरह से भारती को अफसोस था कि उसने उस दिन गुलाम को क्यों नहीं मारा। शिवा को भी इसी तरह से कुछ फील होने लगा था और वो वहीं पर सरदार खान को मार देता है। वो सरदार खान का गला इतनी तेजी से दबाता है कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद शिवा तुरंत भारती के पास आता है और भारती को बताता है कि उन्होंने जो गलती की थी वो उसने नहीं की, उसने सरदार खान को मार दिया। अब भारती उसे एक फाइल देती है जो कि दिल्ली की थी, क्योंकि इस बंगाल में जो भी दंगे हो रहे थे वो दिल्ली से जुड़े हुए लोग ही करवा रहे थे। शिवा कहता है कि वो जानता है कि उसने सरदार खान को मारा है और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, लेकिन अब उसकी जो भी कीमत होगी वो उसे चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि भारत बस भारत के लोगों का है और जो लोग इस तरह के दंगे करवाते हैं कहीं ना कहीं उन्हें खत्म करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा देश अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।